नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल और आप हैं यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक के साथ। चॉक एंड टॉक की इस कड़ी में हम विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित आधारभूत संकल्पनाओं की चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है आहार श्रृंखला। आइए एक प्रश्न के माध्यम से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में मानव का स्थान क्या है। आपके ऑप्शन है विकल्प ए प्राथमिक उपभोक्ता, विकल्प बी द्वितीयक उपभोक्ता, विकल्प सी दोनों या विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न के माध्यम से आहार श्रृंखला और पर्यावरण से संबंधित, खासकर से पारितंत्र से संबंधित कई आधारभूत संकल्पनाएं या प्रश्न कह लीजिए, वो निकल के बाहर आ रहे हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, आहार श्रृंखला स्वयं में क्या है। ऐसे ही कुछ प्रश्न निकल के आते हैं, जैसे कि आहार श्रृंखला क्या है, इसका महत्व क्या है, किसी प्राणी का आहार श्रृंखला में स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, आहार श्रृंखला में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है और इसे ऊर्जा मिलती कहाँ से है। तो आइए एक एक करके इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आहार श्रृंखला की कि यह होता क्या है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सभी प्राणी, चाहे वह जीव जंतु हों या पौधे, यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें भोजन मिलता कहाँ से है। तो हम देखते हैं कि कुछ जीव दूसरे जीवों खाते हैं, कुछ जीव पेड़ पौधों या उनसे उत्पादित पदार्थों खाते हैं। तो इसी माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। तो आहार श्रृंखला से जो आधारभूत तात्पर्य है वह यही है कि एक जीवों का दूसरे जीवों पर आश्रित होना ही आहार श्रृंखला है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक चित्र है। इसमें देखिए एक पेड़ है, उसके जो भी पदार्थ हैं, फल है, पत्ती है, उसको एक हिरन खा रहा है और उस हिरन को एक शेर खा रहा है। यानी हिरन का भोजन पेड़ है और शेर का भोजन हिरन है। इसी तरह इसी चित्र के दूसरे हिस्से में एक फूल है, उस फूल पे एक तितली आश्रित है। उस तितली को या एक कीट भी कह सकते हैं, उस कीट को एक मेढक खा रहा है, मेढक को एक सांप खा रहा है और सांप को एक चील खा रहा है। ऐसे ही चित्र के निचले हिस्से में एक जलीय पारितंत्र का उदाहरण दिया हुआ है। इसमें एक जलीय पौधा है जिसको कुछ छोटी मछलियां खा रही हैं। छोटी मछली को एक बड़ी मछली खा रही है और उस बड़ी मछली को एक चिड़िया खा रही है। यानी ये स्पष्ट है कि आहार श्रृंखला भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब एक दूसरा पॉइंट ये है कि किसी परितंत्र की स्थायित्व को ये आहार श्रृंखला प्रभावित करता है। तो प्रश्न उठता है कि पारितंत्र का अस्थायित्व क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पारितंत्र का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां सजीव और निर्जीवों के बीच अंतःक्रिया होती है और जीवन मौजूद होता है। और अगर उसके अस्थायित्व की बात की जाए तो कोई पारितंत्र कितने समय तक बना रहता है, अधिक से अधिक समय तक, वही उसका अस्थायित्व होता है। अब अगर हम इस एक दूसरे चित्र को ध्यान से देखें तो इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे इस चित्र में घास को टिड्डा खा रहा है, उस टिड्डे को एक मेढक खा रहा है और मेढक को एक सांप खा रहा है। तो इस पारितंत्र में जितने अधिक से अधिक टिड्डे होंगे, जितने अधिक से अधिक मेढक होंगे, उतने ही अधिक सांप भी होंगे और सबका जीवन चलता रहेगा। मान लीजिए कि हम टिड्डे को इस पारितंत्र से निकाल देते हैं, तो जब टिड्डा खत्म हो जाएगा तो मेढक को आहार नहीं मिल पाएगा। ऐसी परिस्थिति में या तो मेढक मर जाएगा या फिर वह कहीं अन्यत्र कहीं और चला जाएगा। तो यह पारितंत्र का जो ये आहार श्रृंखला है वो टूट जाएगा और पारितंत्र स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो पारितंत्र का स्थायित्व है वो आहार श्रृंखला पे भी निर्भर करता है। जितना ही जटिल और जितना ही बड़ा खाद्य श्रृंखला होगी, जितनी ही बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी, उतना ही अस्थायी पारितंत्र होगा।
अब एक प्रश्न आता है, या अगला पॉइंट भी आप दे सकते हैं कि जटिल खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल बनाती है जिससे भोजन के विकल्पों की संख्या बढ़ती है और किसी एक ही जात के जीवों पर दबाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जितनी ही अधिक खाद्य श्रृंखला होगी उतना ही स्थायित्व रहेगा उस पाइतंत्र का। और जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल जाएंगी तो उससे एक खाद्य जाल बन जाएगा जिसमें एक ही जीव को खाने के लिए कई परजीवी होंगे, कई भक्षी होंगे और एक भक्षी को खाने के लिए कई जीव होंगे। तो ऐसे एक ही जात के जीवों पर दबाव नहीं रहेगा और वह परितंत्र जो है अधिक अस्थायी होगा। आइए एक चित्र को देखते हैं तो ये बातें और अच्छे समझ में आएंगी। जैसे कि ये चित्र बना हुआ है, इसमें देखिए जो पहला पौधा है जिसपे एक टिड्डा आश्रित है, उसको खाने के लिए दो भक्षी मौजूद हैं, एक चूहा और एक मेढक। अब मेढक जो है वो टिड्डा भी खा सकता है और तितली को भी खा सकता है, साथ में फ्रूट फ्लाई को भी खा सकता है, ड्रैगन फ्लाई को भी खा सकता है। तो इस तरीके से मेढक के पास विकल्प कई ज्यादा हैं। अगर टिड्डा इस परितंत्र से खत्म हो जाता है तो अन्य भी उसके लिए आहार उपलब्ध है, यानी कि यह परितंत्र की जो ये आहार श्रृंखला ये टूटेगी नहीं और यह परितंत्र अधिक से अधिक समय तक बना रहेगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में किसी प्राणी का स्थान कैसे निर्धारित करेंगे, तो आइए उस बिंदु को समझते हैं। जैसे किसी पायतंत्र में जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हरे पौधे करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनको उत्पादक कहा जाता है। और जो प्राणी अपना भोजन नहीं बना पाते, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जंतु पे या प्राणी पे निर्भर रहते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। और जो आहार श्रृंखला में किसी प्राणी का स्थान होता है वह उसी जीव पर निर्भर करता है जिस जीव को वह खाता है। जैसे पेड़ पौधों को खाने वाला जंतु शाकाहारी कहा जाएगा और यह प्राथमिक उपभोक्ता है। यह प्राथमिक उपभोक्ता क्यों है? क्योंकि यह एक उत्पादक को खा रहा है। अगर शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले प्राणी की बात की जाए, यानी मांसाहारी प्राणियों की, तो इसको हम द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह एक प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है। उदाहरण के लिए कोई बकरी है, कोई गाय है, तो वह परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि वह शाकाहारी है और पेड़ पौधों को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, अपना जीवन चला रहा है। लेकिन अगर हम एक शेर की बात करें तो वह एक द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि वह एक हिरन का शिकार कर रहा है या किसी बकरी को खा रहा है, जो कि पहले से ही एक प्राथमिक उपभोक्ता है। अब कोई ऐसा जंतु है जो किसी मांसाहारी जंतु को खा रहा है तो उसको तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कई जंतु ऐसे होते हैं, जैसे जंगल में शियार है, भेड़िया है, तो ये छोटे छोटे मांसाहारी जंतुओं को भी खा जाते हैं, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। और जो जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा जाते हैं उनको द्वितीयक और तृतीयक दोनों वर्ग में रखा जा सकता है। और जो जंतु पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहा जाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, तो इनको सर्वाहारी कहा जाएगा। जैसे कि पहले हमने जो चित्र देखा था, आइए उसको एक बार फिर से देखते हैं। इस चित्र में देखिए जो पौधा है वो उत्पादक है। वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना रहा है। इसको एक टिड्डा खा रहा है, ग्रासहॉपर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि ये उत्पादक को सीधे खा रहा है, उसका भक्षण स्वयं कर रहा है, सीधे कर रहा है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा। अब मेढक जो कि इस टिड्डे को खा रहा है वह द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाएगा। ऐसे ही जो सांप है वो मेढक को खा रहा है, मेढक खुद एक कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तो सांप टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। अब आइए हम अपने प्रश्न पे फिर आते हैं। प्रश्न था कि आहार श्रृंखला में मानव है और हमारे विकल्प थे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, दोनों अथवा कोई नहीं। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी है क्योंकि वह पेड़ पौधों को डायरेक्ट से उससे अपना भोजन ग्रहण करता है, शाकाहारी है, और द्वितीयक उपभोक्ता भी है क्योंकि कुछ मनुष्य मांसाहारी भी होते हैं, बकरी या मछली या मांसाहार का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दोनों। यानी कि आहार श्रृंखला में मानव का स्थान प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं के रूप में होता है।
आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम विज्ञान और पर्यावरण के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।